नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। इजरायली गोलीबारी में गाजा में करीब 60 लोगों की मौत। इजरायली सेना ने कहा, अराजक तत्वों पर काबू पाने के लिए चेतावनी के तौर पर की गई फायरिंग। टेक्सास में नेशनल गार्ड तैनाती करने की योजना का असर। लॉस एंजलिस समेत बाकी शहरों में भी फैला विरोध प्रदर्शन। 400 से अधिक लोग गिरफ्तार। इस साल के अंत तक भारत और यूरोपीय संघ में मुक्त व्यापार समझौता संभव। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रुसेल्स में आतंकवाद पर भी जताई चिंता। प्रचंड गर्मी की चपेट में उत्तर भारत। राजधानी दिल्ली में रेड अलर्ट। राजस्थान के कई हिस्सों में रिकॉर्ड तापमान। दक्षिणी राज्यों में मॉनसून के फिर रफ्तार पकड़ने के आसार। और बड़ी संख्या में अमरनाथ यात्रा में शामिल हुए श्रद्धालु। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अपील। सुरक्षा को लेकर लोगों को किया आश्वस्त। आइए सभी खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। इजराइल ने गाजा पर एक बार फिर बड़ा हमला किया है। इजरायली गोलीबारी और हवाई हमलों में 60 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है, जिनमें 25 की मौत खाद्य सामग्री वितरण केंद्र के पास हुई। इजरायली सेना ने कहा है कि अराजकता फैला रहे लोगों को नियंत्रित करने के लिए चेतावनी स्वरूप गोलियां चलाई गई थी। किसी को सीधे गोली नहीं मारी गई। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार इजराइल के सैन्य अभियान में अब तक लगभग 55,000 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बेल्जियम के दौरे पर हैं। बुधवार को विदेश मंत्री ने जर्मन मार्शल फंड ब्रुसेल्स फोरम 2025 में यूरोपीय संघ के साथ भारत के संबंधों के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय संघ के साथ अपने संबंधों को उच्च प्राथमिकता देता है, जो पिछले एक दशक में यूरोप में बढ़ती रुचि को दर्शाता है। डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के बारे में आशा व्यक्त करते हुए कहा कि चर्चा सकारात्मक रही है और इस समझौते को वर्ष के अंत तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। डॉक्टर एस जयशंकर ने आगे कहा कि हम वास्तव में अपने संबंधों को गहरा करने की कोशिश कर रहे हैं और एफटीए इसका केंद्र बिंदु है। We are really looking at deepening our ties. So the centerpiece is the FTA, of course, which has been under negotiation for some time now. But everything that I heard, including this morning from Commissioner Shevchevich, was very positive. A lot has been done, and everything that I heard on this trip gives me the confidence that it's within sight, yes, that by the end of the year it is feasible to do this. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया को ये समझने की आवश्यकता है कि आतंकवाद वैश्विक चिंता का विषय है और ये खतरा अंततः दुनिया के बाकी हिस्सों को भी प्रभावित करेगा। ब्रुसेल्स में एक यूरोपीय मीडिया आउटलेट के साथ साक्षात्कार में उन्होंने ओसामा बिन लादेन के बारे में याद दिलाया और सवाल किया कि वो पाकिस्तानी सैन्य शहर में वर्षों तक रहकर सुरक्षित क्यों महसूस करता था। और अब बात मौसम की, क्योंकि उत्तर भारत में पड़ रही भीषण गर्मी और लू ने आम जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली एनसीआर में लू का प्रकोप रहेगा। साथ ही तापमान में 44 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने पहले जारी येलो अलर्ट को बदलकर रेड अलर्ट कर दिया है। पंजाब में बठिंडा का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। राजस्थान और हरियाणा में भी लू का रेड अलर्ट जारी है। बिहार में पटना का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया है।
बात करें पहाड़ी इलाकों की तो जहां जम्मू कश्मीर में भी गर्मी अपने चरम पर है। जम्मू में अधिकतम तापमान 44 से ज़्यादा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के ऊना, कुल्लू, बिलासपुर और मंडी में लू चली है। वहीं IMD के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ 13 जून की रात से उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है, जिससे हल्की बारिश और गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। फिलहाल मौसम विभाग ने लोगों को घर में रहने की सलाह दी है। विशेष रूप से बुजुर्गों और बच्चों से सावधानी बरतने का आग्रह किया गया है। उत्तर भारत इन दिनों गर्मी की चपेट में है और इस गर्मी से निजात पाने के लिए लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, लेकिन पहाड़ों में भी तापमान की तपिश है। लोगों को गर्मी से राहत नहीं दिला पा रही है। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में तापमान 45 डिग्री के करीब पहुंच रहा है और ऐसे में आम लोगों के साथ साथ बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों पर भी गर्मी की मार पड़ती नजर आ रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में हीट वेव का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है और अगले 2 दिन प्रदेश में भारी गर्मी का पूर्वानुमान विभाग की तरफ से जताया गया है। मैदानी क्षेत्रों से भले ही गर्मी से राहत पाने के लिए सैलानी और पर्यटक हिमाचल का रुख कर रहे हैं, लेकिन पहाड़ तपने लगे हैं और हिमाचल में भी सैलानियों को गर्मी से राहत फिलहाल नहीं मिल पा रही है। मैदानी क्षेत्रों में गर्मी के चलते दूसरे राज्यों के पर्यटक इन दिनों हिमाचल का रुख कर रहे हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में भी हीट वेव के चलते लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में ज्यादातर जिलों में तापमान 40 डिग्री से भी ऊपर दर्ज किया जा रहा है। हिमाचल के हमीरपुर के नेरी का अधिकतम तापमान सबसे ज्यादा 42.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके अलावा कांगड़ा का तापमान 40 डिग्री और बिलासपुर का तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। आज और कल प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में भारी गर्मी के चलते हीट वेव का अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन धूप खिलने से तापमान और ज्यादा बढ़ सकता है और पारा 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अभी और चढ़ने की आशंका है। हालांकि 13 जून से 15 जून तक प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर बारिश की भी संभावना है और साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान जताया गया है। इधर राजधानी शिमला का भी अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ऐसे में पहाड़ों की रानी शिमला में भी दिन के वक्त लोग छाता लेकर ठंडे पेय पदार्थों का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 12 जून से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है और तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। विभाग ने 13 जून को प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में हल्की बारिश और गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद जताई है। इसमें बात करें स्पेशली डिस्ट्रिक्ट ऊना है, कांगड़ा, मंडी है, हमारा डिस्ट्रिक्ट कुल्लू है। यहाँ पे जो स्टेशन है ऊना, सुंदरनगर, मंडी, भुंतर, धर्मशाला है, मनाली है, यहाँ पे हीट वेव दर्ज की गई है। ऊना में जो हाईएस्ट तापमान था वो था 44.2 डिग्री सेल्सियस, जो कि सामान्य से 5 डिग्री अधिक था। और पूरे प्रदेश की बात करें जो हमारे मैदानी क्षेत्र हैं, जिसमें हमारे ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर है, फिर हमारा डिस्ट्रिक्ट सोलन है, शिमला है, बिलासपुर है और कांगड़ा, यहाँ पे जो दिन के तापमान हैं वो सामान्य से 4 से 5 डिग्री अधिक चले हैं। प्रदेश के 5 जिलों ऊना, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और बिलासपुर में लोग लू की मार ज्यादा झेल रहे हैं। वहीं बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में ऊना में सबसे अधिक तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। मौसम विभाग ने 13 जून से 15 जून तक प्रदेश में बारिश के आसार जताए हैं, जिससे ये उम्मीद जताई जा रही है कि तेज गर्मी से लोगों को कुछ हद तक राहत मिल सकती है, लेकिन उसके बाद भी गर्मी का असर जारी रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। शिमला से कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ धर्मप्रकाश, DD न्यूज। बुलेटिन में खबरें भी और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। तड़के वाली ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार। वही टेस्ट का असली टेस्ट MBA जिंजर गार्लिक पेस्ट। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें।
अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज गुजरात के सूरत में विकसित कृषि संकल्प अभियान के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल भी मौजूद रहेंगे। किसानों से मिलकर वो उनकी समस्याओं पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम में देश भर से 16,000 वैज्ञानिकों की 2,000 से अधिक टीमें वर्चुअली जुड़ेंगी। विकसित कृषि संकल्प अभियान कार्यक्रम के जरिए टीम अब तक 1 करोड़ 8 लाख किसानों तक पहुंच चुकी है। विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत मंत्री शिवराज सिंह चौहान कई राज्यों में किसानों से संवाद कर चुके हैं। किसानों के साथ सीधा संवाद स्थापित करने की अनूठी पहल विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को दिल्ली के किसानों से मिले। किसानों के साथ सीधा संवाद स्थापित करने की अनूठी पहल विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को दिल्ली के किसानों से मिले। इस कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र, उजवा और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा की प्रमुख भागीदारी है। अभियान को सफल बनाने के लिए कृषि मंत्री स्वयं कई राज्यों का दौरा कर चुके हैं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य किसानों को कृषि की नवीनतम तकनीकों, अनुसंधान और सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुँचाना है। केंद्रीय मंत्री ने टिगपुर, बख्तावरपुर, उत्तरी दिल्ली में किसान चौपाल के माध्यम से किसानों से संवाद किया और उपज की जानकारियां ली। कृषि मंत्री ने दिल्ली में कृषि ड्रोनों के माध्यम से खेती में तकनीक के प्रयोग का भी अवलोकन किया। चौपाल पर चर्चा के दौरान किसानों ने अपनी बात कृषि मंत्री के सामने रखी। इस संवाद से किसान काफी खुश नजर आए। किसानों का कहना है कि ऐसे संवाद के कार्यक्रम चलते रहने चाहिए। किसान के बारे में इन्होंने सोचना बहुत बढ़िया करा, क्योंकि इनकी दुगनी आय करने के उसमें है। ये अच्छे बीज ला रहे हैं और नई नई किस्म की हो रही है जिसमें खर्चा कम लगे और फायदा ज्यादा हो किसानों को। बीजेपी के राज में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कहीं किसान चौपाल लग रही है गाँवों में और मंत्री और डॉक्टर आ रहे हैं। और इनके आने से पहले ही जो हमारे डॉक्टर साहब हैं वो आते हैं, फसलों की विजिट करते हैं, नए नए बीजों के बारे में बताते हैं, भाई ये नया बीज आ रहा है, इसको वो, इसमें आमदनी अच्छी होगी। आपकी सरकार का लक्ष्य ये है कि हमारी किसानों की आय दुगनी कैसे की जाए, तो वो नए बीजों द्वारा और टाइम पे दवाइयों द्वारा ही हो सकती है। चौपाल पर चर्चा के बाद शिवराज सिंह चौहान दिल्ली के बख्तावरपुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने किसान सम्मेलन को संबोधित किया। किसान भाइयों, किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है, पूजा। प्रधानमंत्री जी ने दायित्व दिया मुझे कृषि मंत्री का और ग्रामीण विकास का, तो आप बताओ किसानों का भला, खेती का भला खेतों में जाए बिना हो सकता है क्या? अरे हो सकता है क्या? बोलो ना। अब बैठ गए मंत्रालय में, संग आ गए अपने अधिकारी साथी, अब उनमें से कई तो ऐसे जिन्हें खेती कभी देखी ही नहीं, और वहीं बैठ के योजना बना दी। इस बार हमने तय किया ये नहीं होगा कि किसानों का भला करना है, खेती में उत्पादन बढ़ाना है। अपने प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है विकसित भारत का निर्माण, और मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। 11 साल पूरे हुए, 11 साल में आप देखेंगे इतनी उपलब्धियां कि गिनाऊंगा तो बरसों मतलब कई दिन लग जाएंगे। हर दिशा में काम हो रहा है। गौरतलब है कि कृषि अनुसंधान को लैब से लैंड तक पहुंचाने की सोच के साथ शुरू किए गए विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत देश भर में कृषि वैज्ञानिक अधिकारी किसानों तक सीधे पहुंच रहे हैं। विकसित कृषि संकल्प अभियान के दौरान कोशिश की जा रही है कि कृषि क्षेत्र में होने वाले नवाचारों को किसानों तक और खेतों तक पहुंचाया जाए। इसके लिए देश भर में कृषि वैज्ञानिकों को गांव तक भेजा जा रहा है। साथ ही कोशिश की जा रही है कि जो लैब टू लैंड का जो गैप है वो कम किया जाए और किसान जो है अपने नवाचारों को, अपने आविष्कारों को किसानों तक पहुंचाए, जिससे किसानों को खेती किसानी में मदद तो मिले ही, साथ ही नवाचारों के माध्यम से वो और समृद्ध हो सकें, साथ ही देश के विकास में भी अपना अहम योगदान
बढ़ा सकें। कैमरामैन नवीन कुमार के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, तिकीपुर गांव, दिल्ली। और वहीं बीते 10 वर्षों में भारत ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति की है। सुपर कंप्यूटर से लेकर स्टार्टअप्स तक, डिजिटल इंडिया से लेकर क्वांटम मिशन तक, अब भारत तकनीक का उपभोक्ता नहीं, नवाचार का नेतृत्व करता बन चुका है। तो देखिए डीडी न्यूज संवाददाता तापस भट्टाचार्य की इसी से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। I dream of a digital India where high-speed digital highways unite the nation. I dream of a digital India where government is open and governance is transparent. I dream of a digital India where the world looks to India for the next big idea. भारत ने बीते 10 वर्षों में तकनीक के क्षेत्र में क्रांतिकारी छलांग लगाई है। अब हम उपभोक्ता नहीं, नवाचार के निर्माता भी है। भारतवर्ष 2014 में एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जो सपनों और संभावनाओं से भरा था। एक ऐसे मजबूत राष्ट्र की ओर अग्रसर था जिसे तेज गति, शीघ्र विस्तार और स्मार्ट समाधान चाहिए थे। पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने डिजिटल क्रांति के क्षेत्र में अद्भुत परिवर्तन करके दुनिया के सामने मिसाल पेश की है। मोदी सरकार के लिए यह सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक परिवर्तन की यात्रा थी। एक आत्मनिर्भर नवाचार से प्रेरित भारत का सपना था जो केवल पीछे नहीं चलता बल्कि विज्ञान में विश्व का नेतृत्व करता है। टेक्नोलॉजी ने गांवों से लेकर महानगरों तक की दूरियों को सीमित कर दिया है, भाषा, संसाधनों और अवसरों की खाई को पाट दिया है। देश में 2015 में डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत हुई। ये एक ऐसी क्रांतिकारी पहल थी जिसमें 1.7 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ दिया, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को डिजिटल सामर्थ्य मिला। इंडिया स्टैक, जिसमें आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर जैसी सेवाएं शामिल हैं। दुनिया आज इस मॉडल को अपना रही है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी आधार से ही संभव हो सका, जिससे बिचौलियों से मुक्ति मिली और सरकार की कई लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। फिर आया यूपीआई। 2016 में शुरू हुआ यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस फिनटेक इनोवेशन में एक वैश्विक केस स्टडी बन गया है। चाय बेचने वाले से लेकर टेक स्टार्टअप तक यूपीआई से हर महीने 10 अरब रुपए से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है। कोई वॉलेट नहीं, कोई कैश नहीं, बस एक स्मार्टफोन की जरूरत। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा है और डिजिटल पेमेंट सिस्टम, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की टेक्नोलॉजी जो विकसित की गई और जिसका इतने व्यापक तौर पर जिसका उपयोग डिजिटल ट्रांजैक्शंस में आज हमारे देश में हो रहा है, ये पूरे दुनिया के लिए एक मिसाल की तरह बन गया है। क्योंकि दूसरे किसी भी देश में, चाहे वो विकसित देश अमेरिका हो या कोई दूसरे देश हो, उनमें डिजिटल पेमेंट्स मोबाइल फ़ोन के जरिए इतनी सरलता से नहीं हो रहा है जितना हमारे देश में हो रहा है। देश के राष्ट्रीय मिशन हमारे तकनीकी भविष्य को आकार दे रहे हैं। 6000 करोड़ रुपए से अधिक के वित्त पोषण के साथ शुरू किए गए राष्ट्रीय क्वांटम मिशन ने 4 विषयगत केंद्र स्थापित किए हैं। IISc बेंगलुरु में क्वांटम कंप्यूटिंग से लेकर IIT बॉम्बे में सेंसिंग तकनीक तक। क्वांटम केवल सिद्धांत नहीं, ये अब 152 शोधकर्ताओं, 43 संस्थाओं का एक राष्ट्रव्यापी पारिस्थितिकी तंत्र है। सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में भारत हब बनने जा रहा है। PLI योजना के तहत 76,000 करोड़ रुपए के सेमीकंडक्टर मिशन के साथ भारत का लक्ष्य चिप बनाने में आत्मनिर्भर बनना है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन ने MIT के साथ मिलकर उच्च प्रदर्शन वाली कंप्यूटिंग में क्रांति ला दी है। 7 पेटाफ्लॉप मशीनों सहित 28 सिस्टम अब ऑनलाइन है। सुपर कंप्यूटर भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों का समाधान कर रहे हैं।
तेल की खोज से लेकर दवा की खोज तक, बाढ़ की पूर्व चेतावनी से लेकर जलवायु मॉडलिंग तक, ये नवाचार केवल सफलता नहीं है, वे एक स्मार्ट, समावेशी और सुरक्षित भारत की नींव है। तो ये थी भारत की तकनीकी क्रांति की एक छोटी सी झलक, जहां शोध, स्टार्टअप्स और समावेशी विज्ञान से देश के भविष्य की नींव रखी जा रही है। भारत अब सिर्फ तकनीक इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि तकनीक बनाता भी है। दूरदर्शन के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए टीडी न्यूज़। और इसके साथ ही बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। चिड़ियाघर तो वही है, बस वहां तक जाने का रास्ता आसान हो गया है। बिट्टू के टाइम जाते थे धक्के खाते, अब गुड्डी के साथ तुरंत मेट्रो से। इस जनरेशन ने घर से निकलते ही रफ्तार देखी है। यही अमृत पीढ़ी हमें ले जाएगी विकसित भारत तक। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे देश की बड़ी आबादी आज भी खेती पर निर्भर है, लेकिन लंबे समय से सिंचाई की असुविधाएं किसानों की प्रगति में बाधा बनी हुई थी। इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में शुरू की थी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो आइए जानते हैं कि ये योजना किसानों की जिंदगी कैसे बदल रही है। પ્રધાનમંત્રી કૃષિ સિંચાઈ યોજના આ સૌની યોજનામાંથી જ પ્રેરણા મળીને આ યોજના બની છે। પ્રધાનમંત્રી કૃષિ સિંચાઈ યોજના દ્વારા સમગ્ર દેશમાં ખેતરોમાં પાણી પહોંચાડવાનું મોટું અભિયાન, મોટા પાયે પર બજેટનું એલોટમેન્ટ એની દિશામાં કામ કરી રહ્યા છે। खेती की सफलता अब केवल मानसून पर नहीं बल्कि स्मार्ट सिंचाई व्यवस्था पर निर्भर करती है। इसी सोच के साथ वर्ष 2026 तक के लिए 93,000 करोड़ रुपए की लागत से 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का आगाज किया गया था। इस योजना का उद्देश्य हर खेत को पानी देना, प्रति बूंद अधिक फसल सुनिश्चित करना और जल संरक्षण और आधुनिक सिंचाई तकनीकों को बढ़ावा देना है। इस योजना के द्वारा जलाशयों का व्यापक सुधार और जीर्णोद्धार किया जाता है, जिससे टैंक भंडारण क्षमता में वृद्धि होती है। योजना के तहत सिंचाई उपकरणों के लिए सब्सिडी भी दी जाती है। यही कारण है कि देश भर के गांव में ये योजना किसानों की आय बढ़ाने और खेती को टिकाऊ बनाने में मददगार साबित हो रही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भारत के भविष्य की जल संरचनाओं को और जल की आपूर्ति को बराबर बनाए रखने की एक योजना है, जिसमें हम अपने पौधे और फसल को जितनी पानी की जरूरत होती है उतना ही पानी लगता है। ड्रिप इरिगेशन एवं स्प्रिंकलर के माध्यम से जब हम पानी लगाते हैं तो जितना पानी चाहिए हम उतना पानी लगा सकते हैं। सरकार इस योजना के तहत डिम योजना लाई है, जिसे फव्वारा से पानी, कम पानी खेतों में पहुंचाया जाता है। उससे पानी की भी बचत होती है और सिंचाई भी अच्छे होते हैं। 2025-26 के केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 8,259.85 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जिससे भारत के कृषि क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने और जल उपयोग दक्षता में सुधार करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को बल मिला। सिंचाई योजना का उद्देश्य है कि किसानों के लिए हर खेत पे पानी पहुंचाना, और दूसरा यह है कि उस पानी को किस हिसाब से पानी को संचय करें किसान भाई और उसका प्रयोग कैसे करें। सबसे पहला है कि इसमें मोर क्रॉप पर ड्रॉप वाला सिस्टम है, क्योंकि कम पानी से अधिकतम उत्पादन लेना। इस परियोजना के अंतर्गत किसान को वर्षा का जल कैसे संचित करना है उसके बारे में भी सुविधा है। केंद्र सरकार की तरफ से 700 करोड़ के 56 प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, जिसका उद्देश्य देश के बंजर और बारिश आधारित क्षेत्रों का विकास करना है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ उठाने के लिए सभी छोटे और सीमांत किसान पात्र हैं।
लीज एग्रीमेंट के आधार पर खेती कर रहे किसान भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। स्वयं सहायता समूह, ट्रस्ट, सहकारी समितियां, कंपनियां, उत्पादक किसान समूह और अन्य संस्थाएं भी इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं। इसके लिए आधार कार्ड, पहचान पत्र, जमीन के कागजात, बैंक अकाउंट पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर आदि की जरूरत है। योजना के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से या निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और समाचार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।